हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेमो दैट को नॉन हैबिट के बारे में। अगर आप ये नहीं जानते हो दैट मीन्स आपने लॉ के वर्ड मीनिंग वाला वीडियो अभी तक नहीं रेफर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30 तक ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो कल की वीडियो में जब आपने टॉपिक कवर किया था, इससे पहले के जो टॉपिक हैं हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में कवर करा दिए हैं। सो आज की इस वीडियो में ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात करेंगे, प्राइमा फेस या रिस्क की बात अभी तक हो चुकी है। तो देखो 27 से लेके 30 तक जाएंगे, क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे टाइटल को। टाइटल का सिंपल सा मतलब होता है ओनरशिप। जो मैंने आपसे स्टार्ट में वर्ड बोला नेमो दैट को नॉन हैबिट, दैट मीन्स जो तेरा नहीं है वो तू किसी को दे नहीं सकता। आसान शब्दों में अगर हम बोलें विच मीन्स नो वन कैन गिव वॉट ही हैज़ नॉट गॉट। कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसका खुद का नहीं है। आसान शब्दों में ये मार्कर मेरा है, मैं आपको दे सकता हूँ। ये मार्कर आपका नहीं तो आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हो। और आज की इस वीडियो में एक बड़ा स्पेशल सेक्शन डिस्कस करेंगे जहां पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि लॉ में कुछ कमी है और आप भी मुझे बताना उसको रीड करने के बाद। बिकॉज देखो यार, सिंपल सी बात है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबका ये कर्तव्य बनता है भाई लोग कि आप ये समझो, सिर्फ रटते मत चलो। आप चीज़ों को पढ़ो तो आप ये एनालिसिस भी करो, जो किताब में छपा है वो यहाँ मत छापो नहीं। आप ये भी समझो कि क्या कहीं पर कोई कमी रह रही क्या। तो जब मैं आपके इस टॉपिक को पढ़ाने चल रहा था मुझे ऐसा लगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कुछ कमी है, अभी वो भी डिस्कस करूंगा। और हाँ, वो कमी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। सेक्शन 27 के प्रोवाइज में ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए कुछ एक बेसिक डिटेल की बात करेंगे। हाँ, मॉड्यूल जरूर साथ रखिएगा। मॉड्यूल लैपटॉप मैं सारा कंटेंट साथ लेके बैठा हूँ, आपने मॉड्यूल और नोटबुक रखनी, ठीक है। तो जो बात हो रही ना ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल की, यहाँ पे यार एक वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान से सुनना और उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करना। मैंने आपसे बोला अभी नेमो दैट को नॉन हैबिट, जिसका मतलब था विच मीन्स नो वन कैन गिव वॉट ही हैज़ नॉट गॉट। कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं। इसका सीधा सा मतलब है हम ओनरशिप तब तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक ओनरशिप हमारी खुद की ना हो। बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। जो एक्सेप्शन अवेलेबल है वो 27 से लेकर 30 तक सिर्फ एक्सेप्शन की बात की गई है। क्लियर। अब जरा पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द जनरल रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट, जो जनरल रूल कहता है वो क्या है, द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल। कोई भी सेलर किसी बायर को एक बेटर टाइटल नहीं दे सकता इफ ही हिमसेल्फ हैज़, जब तक जो उसके पास है। दैट मीन्स अगर इस बुक का एक बेटर टाइटल मैं खुद हूँ और मेरे पास इसका अच्छा टाइटल है तो मैं बायर को अच्छा टाइटल दूंगा। अगर मेरे पास इसका अच्छा टाइटल नहीं है तो मैं बायर को अच्छा टाइटल नहीं दे पाऊंगा। आगे, इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन द बायर ऑल्सो विल नॉट बिकम द ओनर। अगर सेलर ओनर नहीं है गुड्स का तो बायर भी ओनर नहीं बन सकता। आगे, द टाइटल ऑफ बायर शैल बी द सेम एज दैट ऑफ द सेलर। जो बायर का टाइटल होगा वही सेम सेलर का टाइटल होगा, या रिवर्स कर दो वाइस वर्सा, जैसा सेलर का टाइटल होगा वैसा ही बायर का टाइटल होगा। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर सेलर का टाइटल अच्छा है, दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी वो गुड्स सेलर की है, उस पर सेलर की ओनरशिप है, तो बायर का टाइटल भी अच्छा होगा। आगे के साइड डिटेल्स बात पे डिपेंड करेंगे। अब मान लो सेलर का टाइटल खुद अच्छा नहीं है, सेलर की ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पे नहीं है, तो बायर की ओनरशिप इस प्रॉपर्टी पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो जरा सबसे पहले पॉइंट पे बात कर लेंगे। एक्सेप्शन का मतलब है नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल। जो ओनर नहीं है वो भी एक बेटर टाइटल दे सकता है। इसका सबसे पहला एग्जांपल है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेक्शन 27 के प्रोवाइज में बोला गया है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर मुझे आप करिएगा। हाँ, मैं कारों से रिलेटेड एग्जाम्पल लेता हूँ। कल कुछ बच्चे कह रहे थे सर स्टेशनरी से रिलेटेड एग्जाम्पल लो। मेरे भाई, कब स्टेशनरी परचेज करते वक्त कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा भी तो सोचो ना यार। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल कोई और भी ले सकता हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी टीचर किसी भी एग्जाम्पल को कोड क्यों करता है पता है? मुझे नहीं पता बाकी फैकल्टीज़ कैसे करती हैं, मैं अपना आपको बता दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं सोचता हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, सेम वैसा मैं अपना माइंड आप तक ट्रांसफ़र कर पाऊँ। मैं नहीं कह रहा मेरा माइंड बहुत अच्छा है, बट मैं ये कह रहा हूँ मैंने चीज़ों को समराइज़ किया है, मैंने चीज़ों को सेंट्रलाइज़ किया है। समझो, मैं बार बार कार एग्जाम्पल के लिए तो पता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे ना, आप कोई भी टॉपिक देखोगे तो आपके माइंड में 50 एग्जाम्पल नहीं होंगे, सारे एग्जाम्पल का सेंटर पॉइंट होगा वो कार।
कार, जहाँ से आप रिलेट कर पाओगे कि यार अगर इस मामले में कार हमने खरीदी बेची कुछ भी होती तो ओनरशिप हमारे पास होती क्या। अब समझना इसका एग्जाम्पल, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मैं आपको देने वाला एग्जाम्पल वो है टाटा ग्रुप का। अब टाटा ग्रुप के फाउंडर रहे हैं, लाइक ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट प्रीस्टीज पर्सन रतन टाटा सर। रतन टाटा सर ने, आप ऐसे समझो उनका नाम रिस्पेक्ट से लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज डिजर्व करते हैं। तो रतन टाटा सर की अगर हम बात करें तो अगर उन्होंने एक नैनो कार बनाई तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या वो नैनो कार सेल करने के लिए हर शोरूम पे रतन टाटा जी खुद जाएंगे क्या? आंसर है नहीं जाएंगे सर। कौन सेल करेगा? कोई मर्केंटाइल एजेंट सेल करेगा, कोई उनका उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, मार्केटिंग वाला होगा, सेल वाला होगा, वो सेल करेगा। क्लियर? तो अगला सवाल ये आता है, जब कोई मार्केटिंग एजेंट, कोई सेल्स एजेंट आपको वो टाटा नैनो सेल आउट करेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ वही खरीदोगे, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं, बट अगर वो टाटा नैनो की एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वो टाटा नैनो आपको सेल करेगा तो सवाल ये बनता है आपको ओनरशिप, आपको टाइटल बेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आंसर है डेफिनेटली मिलेगा। तो सर एक्सेप्शन क्यों बना ये? वो जो एजेंट है क्या वो कार का ओनर है? नहीं, बट क्या आपको टाइटल बेटर मिल रहा है? हाँ। तो इसमें कुछ पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। आप लिखेंगे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए। तो सर सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसमें 3 से 4 पॉइंट बताने। पॉइंट नंबर 1, फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, वो डॉक्यूमेंट वो आपको ट्रांसफर करेगा, हालांकि वो ओनर नहीं। पॉइंट नंबर 2, एजेंट इन पोजिशन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ओनर। जो एजेंट है वहाँ पे वो ओनर के कंसेंट से वहाँ पे, अपने कंसेंट से नहीं, ओनर के कंसेंट की वजह से वहाँ पे है, सो दैट ओनर चाहता है कि ये आपको सेल आउट करे। पॉइंट नंबर 3, पहला क्या बोला? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। दूसरा बोला एजेंट इन पोजीशन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ओनर। थर्ड, सेल मेड एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड मर्केंटाइल एजेंट। जो सेल हो रही है वो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरे कोई स्पेसिफिक कुछ एडवांस नहीं हो रहा, नॉर्मल रूटीन है उसी में हो रहा है, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट यहाँ परफॉर्म कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 4, बायर एक्टेड इन गुड फेथ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बायर गुड फेथ में चीज़ें परचेज कर रहा है, नो नोटिस ऑफ फैक्ट दैट सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल। यहाँ पे कौन कौन है सर? बायर है और एजेंट है, सेलर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या रिसीव हो रहा है? एक गुड टाइटल, वो ओनर बनेगा बायर। बात समझ आ रही ना? सेकंड पॉइंट की बात कर लेंगे, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। ओके सर समझिएगा, हम बात कर रहे हैं जॉइंट प्रोमिसर की, पार्टनरशिप की बात कर लीजिए। ए बी 2 पार्टनर हैं, ए किसी को कुछ गुड सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या उस वक्त बी का वहाँ पर होना कंपलसरी है क्या? नहीं सर। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप में बोथ पार्टनर हैव इक्वल राइट्स, है ना, अदर थिंग बीइंग सेम। आप कह सकते हो कि अगर एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों के दोनों पार्टीज़ क्या हैं, वो इक्वल राइट्स परफॉर्म करती हैं। कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी बाय कर सकता है। तो यहाँ पर अगेन बात वही है, जॉइंट ओनर है, जॉइंट प्रोमिसर है, इस कंडीशन में क्या होगा? मिस्टर ए सेल करे, मिस्टर बी सेल करे, बायर के लिए एक ही बात है। क्यों सर? जॉइंट ओनर, जॉइंट प्रोमिसर में दोनों ओनर हैं। बात क्लियर है ना? थर्ड पॉइंट की बात कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, लाइक बायर के लिए गुड टाइटल होगा और रीज़न है परचेज इन गुड फेथ प्लस नो नॉलेज ऑफ फैक्ट दैट सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल। क्योंकि बायर के पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि जो ये बेच रहे हैं इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं सेल करने की। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो हमारे पास है सेक्शन 29 में, 27, 28 हो चुका है, 29 सेल बाय पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर मैं इसी की बात कर रहा था कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस पॉइंट पे कोई मिस्टेक है। आप एक बात बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब बनता है? ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम पार्टी, कंफर्म ना? विक्टिम पार्टी बोलते हो जिसको प्रताड़ित किया गया है या फिर जिसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ले ली गई है और उसे किसी और को सेल किया जा रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर काम करना चाहिए। अब ये कैसे होगा वो एक बड़ा इशू है, बट फिर भी हम जब डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि कमी है। देखना जरा, लिखा है सेल बाय पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और ये किस में आ रहा है सर? एक्सेप्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ये पर्सन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में प्रॉपर्टी ले रहा है किसी की, वो आपको एक बेटर टाइटल दे सकता है जबकि वो ओनर नहीं है। अब समझना पॉइंट को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की प्रॉपर्टी को, वॉइडेबल का मतलब क्या है? लाइक कोर्शन, अनइन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करके आपकी प्रॉपर्टी लेना, मतलब मार पीट के, इमोशनल करके, कुछ भी गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी आपसे लेना, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर बी की प्रॉपर्टी को
लाइक कोर्सियन अनइन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड्स के थ्रू ले लिया और ये प्रॉपर्टी उठा के सी को सेल आउट कर दी। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें ये, हमारा एक्ट, हमारा प्रोविज़न, हमारा सेक्शन हमें ये समझाना चाह रहा है कि मिस्टर सी को बेटर टाइटल मिलेगा और ये भी समझाना चाह रहा है कि मिस्टर बी सी से अपनी प्रॉपर्टी, अपना गुड्स रिकवर नहीं कर सकते। बिलीव नहीं हो रहा है? आइए मॉड्यूल लीजिए, आपको क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन 29 की बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे फॉल्ट रियलाइज़ हुआ है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, पहले तो मैं आप पूर्ण स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। लिखा है सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 29 अ बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर हु हैड ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन बीइंग रिजाइन अंटिल दैट नहीं under contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation, uninfluence, provided the contract had not been resigned until the time of the sale. कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं हुआ है सेल के टाइम पे। अब एग्जाम्पल पढ़ो, बुक में देखो, उसे सुनो मेरी बात को। एक्स फ्रॉडली ऑब्टेन अ डायमंड रिंग फ्रॉम वाई, एक्स ने फ्रॉड से वाई से डायमंड रिंग ली। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, ऑब्वियस सी बात है विक्टिम पार्टी तो उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए। बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, बट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता, खत्म होता उससे पहले एक्स सेल द रिंग टू जेड, एक्स ने क्या करा, उस रिंग को जेड को सेल कर दिया। एंड इनोसेंट परचेजर, अरे वो क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बंदे का नुकसान हो रहा है। हमें विक्टिम पार्टी के बारे में सोचना है या उस पार्टी के बारे में सोचना है कि वो एक इनोसेंट बायर है। अरे बायर इनोसेंट ही होता है। हम एक तरफ तो ये पढ़ते हैं कैविट इम्पटर लेट द बायर बीवेयर, पहले तो ये बात आती ना, लेट द बायर बीवेयर, फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं इनोसेंट बायर है। सर ये मुझे पर्सनली मतलब अलग लगी लाइन ये। अब जिस भी फैकल्टी से पढ़ते हो प्लीज़ आप उनसे एक बार डिस्कस जरूर करिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जेट गेट द गुड्स टाइटल, जेट गेट्स द गुड टाइटल एंड वाई कैन नॉट रिकवर द रिंग फ्रॉम जेड इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिक्वेंटली सेट असाइड। साफ शब्दों में कह रहा है कि भाई ये इनसे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। अब ये तो डायमंड रिंग की बात हुई, समझ आता है, चलो छोटा पॉइंट है। अब मैं आपसे बड़े मेजर इशू में बात करता हूँ। एक टाइम था, लगान पिक्चर आपने देखी, वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ली जा रही थी। फिर एक फेज़ आया, भारत में भी एक फेज़ ऐसा आया, इंडिया में भी एक फेज़ ऐसा आया जहाँ पर जो जमींदार प्रथा चल रही थी उसमें लोग दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को हथिया लिया करते थे। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, बट आप मूवी को देखते हो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बट बीइंग अ सीए, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, अब थोड़ा सा भी ना मतलब रिलेट भी किया करो चीज़ों को, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आप देखो आपको समझ आएगा। अब मैं आपसे जो एग्जाम्पल कोट करूँ ध्यान से सुनना। हाँ आज फन वाला एग्जाम्पल है, बिकॉज इस पॉइंट को मैं पढ़ रहा था आज सुबह ही आपके लिए कि डिज़ाइन करूँ, तो मुझे ऐसा लगा कुछ मिस्टेक है इसमें और मुझे इस बारे में बात ओपन नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्या होगा ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और वो चीज़ें गलत हैं। अगर कुछ मिस्टेक है तो उस पर काम, और ये भी बता दूं ऐसा नहीं कि बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्लियर कर दे रहा हूँ। ये एक्ट जितने भी लॉ के बुक में मैंने देखा है, इवन गूगल भी किया, हर जगह सेम है। बहुत सारी फैकल्टी एज इट इज़ पढ़ा दे रही है, गलत है सर, क्योंकि रट्टाफिकेशन करना है तो चार्ट अकाउंटेंसी क्यों करनी। अच्छा भला 11th-12th के बाद BBA MBA BCom कर लो ना, क्या दिक्कत आती है। आप सारे ग्रेजुएशन कहीं नहीं कर रहे होगे, कर लो, सिंपल सी बात है, ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल पे आता हूँ। मान लो कि मैंने कहीं से एक प्रॉपर्टी बाय करी, मैंने नहीं, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हसमुख और दुखियारी लाल का बहुत दिन से बच्चे कह रहे, मैं उन्हें भूल रहा हूँ तो ले लेता हूँ। हसमुख लाल ने दुखियारी लाल से एक प्रॉपर्टी छीनी है, खरीदी नहीं, ठीक है। वो ज़बरदस्ती करके बंदूक दिखाई, ले ली, कुछ भी किया, कुर्सी किया, मारा पीटा और ले लिया। हसमुख लाल ने दुखियारी लाल से प्रॉपर्टी ले ली ज़बरदस्ती, कोर्सिन हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो प्रॉपर्टी हसमुख लाल ने चिंटू को बेच दी। चिंटू आजकल चल रहे हैं फॉर्म में, तो हसमुख लाल ने दुखियारी लाल की प्रॉपर्टी ली और वो प्रॉपर्टी उठा के चिंटू को बेच दी। सर प्रॉपर्टी किसकी है? दुखियारी लाल की, तो किसको मिलनी चाहिए? दुखियारी लाल को। बट सेक्शन 29 ये कह रहा है कि हालांकि हसमुख लाल ट्रू ओनर नहीं है बट फिर भी ये बेटर टाइटल पास करेंगे। सर पर्सनली मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों है, बट अगर क्वेश्चन बनता है तो आप सेक्शन 29 रेफ़र कर देना मेरी तरफ से। हाँ इस पर मैं और ज़्यादा काम करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं इस पर और ज़्यादा काम करूँगा। मैंने 1-2 लॉ की बुक भी देखी है, लॉ की बुक की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके चार्ट अकाउंटेंसी की बात ही नहीं कर रहा, जो पर्सनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगती है उन बुक को भी देखा, वहाँ भी ऐसे ही छपा है। अभी क्या बोलूँ यार,
बट ठीक है, मैं इस पर काम करूंगा और मैं आपको इस पर इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिरकार ये लाइन लिखी गई उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 30 का 1, इसमें लिखा गया है सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूअस इन पोजिशन देयर ऑफ। सर यहाँ पे बात ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है इसमें एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करा गया है, वो पढ़ देता हूँ। लिखते हैं इफ़ अ पर्सन, एग्जाम्पल सीधे कैच कर लेते हैं, ड्यूरिंग ICL मैचेस, IPL को ICL कर दिया इन्होंने, P buys a TV set from R agree to deliver the same to P after some day, in meanwhile R sell the same to S। सारे नालायक है। At a higher price who buy in good faith and without knowledge about the previous sale, S get a good title। समझ रहे हो क्या हो क्या रहा है ये? कह रहे हैं सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूस इन पोजीशन देयर ऑफ। ये कहना ही चाह रहे हैं सर, इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूस टू बी इन पोजीशन, हमने बेच दिया बट पोजीशन हमारी है, लेकिन अभी अगर सामने वाला बेच रहा है तो वो थर्ड पार्टी जो जिसको जा रहा है उसको भी अच्छा टाइटल मिलेगा। ठीक है जी, अगला पॉइंट देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखा है किताब में। 30 का 2 है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज़ वेस्टेड इन हिम। अब इसका मतलब बताता हूँ, यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है, एग्जाम्पल सीधे जाइए आपको क्लियर होगा। ए टुक अ कार फ्रॉम बी, आप ऐसे समझ लो यार कि हमने कार खरीदी, उस पर इंस्टॉलमेंट चल रही, ठीक है, हमने उठा के दूसरे को बेच दिया। मतलब ये है कि भी इंस्टॉलमेंट हमने पूरी पे भी नहीं करी और हमने बेच भी दिया। अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, पॉसिबल नहीं ऑन सीरियस नोट, क्योंकि मैं ऑलरेडी EMI ले चुका हूँ 2-3 अच्छे से बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो भी बायर होगा, कहते हैं ना इनोसेंट बायर, अरे काहे का इनोसेंट, लेट द बायर बीवेयर अच्छे से काम करता है। सबसे पहला बायर ये क्वेश्चन पूछता है सर इस पर कोई EMI तो नहीं है, फिर आपका आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और खट से आपकी पूरी हिस्ट्री निकल आएगी, कब कब लोन लिया था, क्या हालात है आपके, समझ रहे हो। तो इसमें लिखा गया है, वर्ड क्लियर कर देता हूँ। ए टुक अ कार फ्रॉम बी ऑन दिस कंडीशन दैट ए वुड पे अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5000 एज हायर चार्ज with an option to purchase it by payment of 1 लाख in 24 इंस्टॉलमेंट। ठीक बात है, 24 इंस्टॉलमेंट पे करने की बात पे राजी हुए हैं। आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ए सोल्ड द कार टू सी, होशियार है, कुछ इंस्टॉलमेंट दी, कार उठा के सी को बेच दी। लिखते हैं बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम सी सिंस ए हैड नाइदर बॉट द कार नॉर हैड एग्री टू बाय द कार, ही हैड ओनली एन ऑप्शन टू बाय द कार। अब जरा बताओ, यहाँ पे होशियार हो गए। सेक्शन 32 में ये कहते हैं, कहने का पर्पस देखो, ए ने बी को कार सेल करी, क्लियर, बी ने बोला था हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, बट आफ्टर सल इंस्टॉलमेंट ये डिनाई कर गए पैसे देने से और बी ने कार उठा के सी को बेच दी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि ए सी से कार वापस ले सकता है। अजीब है, पर ठीक है, आप इस चीज़ को समझो। मैं आज आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आप बुक बैठ के पूरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं आपको रटाना नहीं चाहता। रटाने के तो मैं सिंपल है सर, जितनी लाइन लिखी मैं खट से बोलता बेटा सेक्शन 27 से 30 में इतना ही लिखा है, रट लो खत्म। लेकिन मैं चाहता हूँ आज बुक पढ़ो और थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करोगे, आखिर छपा है तो ऐसा क्यों छपा है। क्लियर, चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 6 नंबर पे है इफेक्ट ऑफ स्टॉपेल। सर इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या है मतलब इसका। वेयर द ओनर स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम द डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल, द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल ऑन अगेंस्ट द ट्रू ओनर। मतलब बताया था हूँ आपको, लिखा हुआ है वेयर द ओनर स्टॉप्ड बाय द एग्जाम्पल पे आओ डायरेक्ट देखो। ए सेड टू बी अ बायर इन प्रेजेंस ऑफ सी, ए बायर से कहते हैं सी के प्रेजेंस में, दैट ही मतलब ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स बट सी रिमेन साइलेंट। समझ रहे हो क्या। ए सेड टू बी बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी, यार ये ना मतलब ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम ऐसा बोल रहे हैं, किसी को शो करते हैं कि देखो ये भाई साहब पता है ये करोड़पति हैं और वो चुप हैं। आगे पढ़ता हूँ। बी बॉट द हॉर्स फ्रॉम ए, हियर द बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल टू द हॉर्स इवन दो द सेलर ए हैड नॉट टाइटल टू द हॉर्स। यहाँ पर ए को ए भले गुड टाइटल ना रखते हों, ए ओनरशिप ना रखते हो, फिर भी सी को एक अच्छी ओनरशिप मिलेगी। आगे इन दिस केस सी बाई हिज ओन कंडक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग ए इज अथॉरिटी टू सेल द हॉर्स। सी को मना करना चाहिए था, ठीक है, मतलब सी ओनर है, ए ने बी को बोला कि यार देखो ये ओनर है और ये घोड़ा इतने का ले जाओ तो वैसा वैसा, सी चुप है, मतलब क्या है। हालांकि हम बोलते हैं साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, एक तरह से फ्रॉड हो रहा है। क्यों सर, ये उस लाइन का एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ बोला था वे ड्यूटी टू स्पीक, सी की ड्यूटी थी, भाई मैं मालिक हूँ, मैं डिसाइड करूँगा, वो चुप है। तो ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे राइट्स मिलेगा, एक्सेप्शनल केस है। आखिरी पॉइंट पर बात कर लेंगे।
सेल बाय अनपेड सेल। अनपेड सेल मालूम है क्या ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा। अनपेड सेल वो सेल है जिसको कुछ भी पैसे नहीं मिले, 10 रुपये भी नहीं मिले, बंदा अनपेड सेलर बन जाता है। कहता है लाइक हमने कहीं सामान भेजा, ठीक है, सामने वाले के पास सामान पहुंचता उससे पहले में पता लगा भाई दिवालिया निकल गया उनका, इंस्टॉलमेंट हो गए, पैसा नहीं पे कर सकता वो आदमी, तो यहाँ पे हम अनपेड सेलर हो जाएंगे। अब हमारे पास ये राइट्स है कि हम उनको ना सेल करके किसी और को सेल कर दें। तो अगर हम किसी और को सेल करते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ अनपेड सेलर, तो जिस थर्ड पार्टी को हम सेल करेंगे उसको यहाँ पे अच्छी टाइटल, अच्छी ओनरशिप मिलेगी। आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। सर अदर एक्ट में 3 लाइनें हैं। सेक्शन 169 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां बोला गया था अगर कोई गुड्स फाइंड करता है तो वो किसी को सेल कर सकता है। क्लियर। अगला सेल बाय ए पावनी, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही बोला गया है। और ऑफिशियल रिसीवर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आपने क्या, ये भी कल डिस्कस करूँगी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल बोल तो कल संडे, कल मौज करना है आप लोग को, मौज नहीं करना, टास्क बताऊंगा। देखो तो अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस किया है पूरा। ये आपके लिए काम बहुत सिंपल है कि आपने बैठना है, एक एक वर्ड जो एनालिसिस है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना ओवरव्यू, अपना थॉट प्रोसेस कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप सेक्शन 29 को लेके क्या सोचते हैं। और इसमें अगर एनालिसिस कुछ ऐसा लाइन, कुछ ऐसा वर्ड मिलता है, प्लीज़ जो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट हम मिलकर इस पर काम करें। और हाँ, इस लाइन पे मुझे पर्सनल डाउट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलता हूँ बहुत ही नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।